रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे तमाम रिपोर्टर दिन भर की खबरों पर पड़ताल करते हैं और तफसील से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के नूंह में आज एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। 31 जुलाई को जो नूंह हिंसा हुई थी उसको लेकर सरकार लगातार एक्शन ले रही है और इसी एक्शन के तहत कांग्रेस के विधायक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तब से इंटरनेट सेवाएं बाधित हो चुकी है। पूरी तरीके से 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं न सिर्फ बल्कि SMS की सुविधा भी बंद कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। अब उनकी पेशी होगी और पेशी के दौरान उनको रिमांड पे लिया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। ये पूरा मसला है भड़काने को लेकर। बता दें कि VHP के पास कुछ ऐसे सबूत है जो VHP दावा कर रही है कि भड़काया गया है, उनकी तरफ से यहाँ पे आक्रोश दिखाया गया है, जिसके बाद से यहाँ पे लोगों ने आगजनी की और ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया है। अब देखना होगा कि क्या उनको रिमांड पे ले जाने के बाद आगे की कार्रवाई होती है, क्योंकि उनकी तरफ से अब कोर्ट में दलील दे दी गई है। जमानत याचिका के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि SIT की टीम आप गठित कर दे और ये जो पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है तमाम सबूतों के साथ आप SIT की टीम को ये पूरा का पूरा मामला ट्रांसफर कर दे। क्या कोर्ट इनकी दलीलों को, इनकी याचिका को मानेगा या नहीं मानेगा, अब से कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। सनातन पर सियासत भारी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार FIR का दौर जारी। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। सनातन धर्म को लेकर जहां अपने विवादों में फंसे उदयनिधि और उनके ए रजा के खिलाफ आज याचिका दायर की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। जिस तरीके से उदयनिधि ने जो है सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के लिए बयान दिया था, तो उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। DM के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की गई थी। इसके बाद DM के सांसद और ए राजा ने सनातन धर्म को तुलना HIV से करा दी थी। दोनों नेताओं ने इस बयानों पर BJP उन पर पूरी तरह से हमलावर है। वहीं चेन्नई के वकील अपनी याचिका में उदयनिधि और ए राजा पर FIR करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि DM के नेताओं को ऐसे बयान देने से रोका जाए। साथ ही तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रम को असंवैधानिक करार दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि इस बात पर जांच हो गई है, कहीं इस तरह के लोगों को सीमा पार से आ रहे फंडिंग तो नहीं मिल रही है। इन्हीं नेताओं को LTTE से संबंध भी जांच हो रही है। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस DVI चंद्रचूड़ा से अपनी याचिका पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से देश का सियासी पारा गिरा हुआ है। DM के नेताओं की तरफ से इस तरह की जा रही है कि बयानबाजी ने BJP को DM के साथ INDI एलियंस को भी घेरने का मौका दिया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ और चीज़ों को विरोध नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें ख़त्म करना होता है। जैसे डेंगू मलेरिया या कोरोना का विरोध करने के मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मिटाया जाता है। ठीक इसी तरह हमने सनातन धर्म को भी मिटाने की जरूरत है कि हाल में उन्होंने BJP को भी जहरीला सांप तक बता दिया है। जिस तरीके से सनातन धर्म को राजनीति काफी तेजी से गलियारों में पहुंच रही है, लेकिन बता दें कि सनातन धर्म को देखते हुए खुद उदयनिधि जो है मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी तुलना जो है HIV से और डेंगू मलेरिया से की जाती है। जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर एक विवाद देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में PM मोदी और CM धामी के जन्म दिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कैसी चल रही है तैयारियां, बता रहे हैं तुषार गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां 17 सितंबर को जन्मदिन है, वहीं अगर देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी का 16 सितंबर को जन्मदिन रहेगा और इसे जो भाजपा संगठन है बड़े धूमधाम से मनाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो इसे युवा संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और जितने भी जो प्रदेश भाजपा संगठन है वो जगह जगह रैली निकालेगी। साथ साथ जो युवा है उन्हें जागरूक किया जाएगा नशे के प्रति और उसके साथ साथ अगर बात की जाए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा जगह जगह, ताकि जो युवा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी बन सके। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और भाजपा भी इस पर कोई भी कसर छोड़ने वाली नहीं है। उनके जन्मदिन को एक दिवस के रूप में मनाएगी। सेवा पखवाड़ा
जो दिवस है उसके रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह पखवाड़े का आयोजन होगा। जो बड़े मंत्री बात की जाए, जो प्रदेश भर के तमाम मंत्री हैं, संसद है, उसमें भागीदारी करेंगे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह प्रदेश भर में पखवाड़े रखे जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप रखे जाएंगे, अभियान चलाए जाएंगे छोटे छोटे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो जन्मदिन आसपास पड़ रहे हैं, ऐसे में जो भाजपा संगठन है प्रदेश की, उसमें एक खुशियां नजर आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दे रहा हूं। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में अमरपाली प्रोजेक्ट में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा था उस समय जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी 10 से 11वें फ्लोर पर लिफ्ट पहुंची। लिफ्ट पहुंचने के बाद जैसे ही लिफ्ट की जो मोटर थी वो ऊपर रुक गई, लेकिन उसके बाद लिफ्ट का जो बेल्ट टूटने से जो है 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा था उसमें 9 मजदूर थे और सारे मजदूरों की जो पहचान है वो बिहार से हुई है और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन बता दें कि आपको वहाँ के ग्रेटर नोएडा के सीओ राजीव कुमार खुद वहां पर पहुंचे और साथ ही जिला अधिकारी जो है मनीष वर्मा वो खुद मौके पे पहुंचे जायजा करने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि उनको जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उसके बाद जो 4 लोगों मजदूरों की जो मौत हुई है उनको नोएडा के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद नोएडा की जो कमिश्नर लक्ष्मण सिंह उन्होंने साफ तौर पर आदेश कर दिया है कि आखिरकार किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट होने के बाद जैसे ही आनंद फानन में सरकार ने ट्वीट किया तो ट्वीट होने के बाद ही तुरंत वहां पर नोएडा के जिला अधिकारी और ग्रेटर नोएडा के जो सीओ हैं राजीव कुमार वो खुद पहुंचे और नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मण सिंह खुद मौके पे पहुंची जायजा करने के लिए। लेकिन उसके बाद ही बताया जा रहा है कि आखिरकार जो 5 और लोग मजदूर हैं उनमें से जो है 2 लोगों की जो हालत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। जिस तरीके से लिफ्ट गिरी थी उस समय जब बारिश पड़ रही थी तो बारिश पड़ने के कारण भी इसमें बताया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि मजदूर उस समय जब कार्य करने के लिए लिफ्ट के अंदर पहुंचने के बाद 11वें फ्लोर से जैसे ही लिफ्ट की मोटर जो ऊपर रुकी और लिफ्ट आके नीचे गिरी तो मौके पे ही 4 लोगों की मौत हो गई थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, ग्रेटर नोएडा। बदायूं में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। खबर की पड़ताल कर रहे हैं सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में लगातार पानी ने अपना हाहाकार मचा दिया है। जी आपको बता दें कि जो गंगा है उनमें जल स्तर बढ़ने से कई दर्जनों गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दातागंज तहसील क्षेत्र जो है, जो दातागंज तहसील क्षेत्र में जो पुलों का निर्माण कराया गया है, उनके जो पुलों के निर्माण के बाद जो रोड डाले गए हैं उन पर प्रशासन ने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि जो रोड पड़े हुए हैं उन पे ऊपर से पानी चल रहा है और रोड कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक जो क्षेत्र है समरेर क्षेत्र में एक जो पुल बनाया गया था उस पुल के आगे से तो रोड ही कट गया और वह पूर्णतया उस पानी में बह गया, जिससे काफ़ी फसलों को और गांव को नुकसान हुआ है। वहीं इस हाहाकार को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार डीएम एसडीएम गांव का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी बाढ़ की चपेट में गांव हैं उन लोगों को जा जाकर राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बरेली में बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शनि गोस्वामी। 2024 के चुनाव आम चुनावों से पहले भाजपा ने अपनी एक सूची जारी करी है जिसमें कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की सूची के नाम आए हैं। आपको बता दें ये जो सूची है ये काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो आए दिन किसी भी दिन जो सूची जारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें आम चुनाव आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जिसको लेकर जो ये सूची जारी होने वाली थी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि सूची जल्दी आएगी, जिसमें आपको बता दें सूची जारी कर दी गई है। और इस सूची में जो बताया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि जितनी भी सूची में जो पुराने नाम है उनको कुछ रिपीट करा गया है, ज़्यादातर नामों को रिपीट किया गया है। बात करें बरेली की तो बरेली जिले में भी जो पवन शर्मा यहाँ के जिला अध्यक्ष थे उनको दोबारा पारी खेलने का मौका दिया है, उन्हें रिपीट करा गया है। जैसे ही ये वाली सूचना जो आती है महानगर अध्यक्ष जो बरेली में है उनको चेंज किया गया है और जैसे ही जिला अध्यक्ष हैं पवन शर्मा उनको रिपीट करा गया है। जैसे ही ये सूचना जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता चलती है बरेली के जो भाजपा का कार्यालय है वहाँ पर जश्न का माहौल बन जाता है। आपको बता दें पवन शर्मा एक वो नाम है बरेली जिले में जो बहुत साधारण व्यक्ति माने जाते हैं,
हैं और जो आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता हैं उनसे सब एक समान ही बातें करते हैं। और बात की जाए 2024 को लेकर, 2024 को लेकर भी पवन शर्मा पे जो दाव खेला है बीजेपी ने, वो भी एक ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार है जो पवन शर्मा का जो लिया गया है। आपको बता दें, जैसे ये सूचना बरेली जिले के लोगों को पता चली तो इस समय जश्न का माहौल है और जो बताया जा रहा है कि बरेली एक बहुत बड़ा अपने आप में भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहाँ से काफ़ी दशक पहले से ही बीजेपी के सांसद लगातार यहाँ से बन रहे हैं। बस एक ही बार अभी 2009 में जब हारे थे उसके बाद में लगातार बीजेपी पे ये सीट बनी हुई है। जैसे ही ये जो घोषणा हुई है पवन शर्मा की कि वो दोबारा यहाँ पे जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, उसके बाद में लगातार यहाँ पे मिठाई और कार्यकर्ताओं में ढोल लगाड़े बज के इनका स्वागत किया जा रहा है। कैमरामैन लव के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वाइज। आगरा में विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का झंडा और पोस्टर जलाया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आमिर कादरी। राजनगरी आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ मुर्देबाजी की। दरअसल अनंतनाग में हुई घटना को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया है। अनंतनाग में हुई घटना में देश के 3 जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे देश की आंखों में नम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि देश की सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला लिया है। दरअसल अनंतनाग में हुई घटना में देश के 3 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खासा नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आगरा के फूल सैयद चौराहे पर पाकिस्तान के झंडों को जलाया गया, साथ ही पाकिस्तान के पोस्टरों को भी जलाया। दरअसल अनंतनाग में हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है, देश के सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला लिया। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पारासर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आप किसी भी पाकिस्तानी को आगरा में घुसने नहीं दिया जाएगा। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में स्टीयरिंग फेल होने से हुआ बड़ा बस हादसा। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही रोडवेज बस की स्टीयरिंग अचानक फेल हो जाने के कारण उस पर मौजूद सवारियों में हड़कंप मच गया और सवारियों में चीख पुकार मच गई। बता दें कि कानपुर से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही प्रतापगढ़ डिपो की बस में अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके बाद उस पर मौजूद लगभग 2 दर्जन सवारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। बता दें कि लगभग आधी दर्जन सवारी उसमें घायल भी हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के जियावल गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि जैसे ही सवारियों में चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ी, वहीं आसपास पर मौजूद जो लोग थे वो वहां पर पहुंच गए और जो घायल सवारियां थी उनको एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और उच्च अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत कराया। बता दें कि वहीं से चला रहे ड्राइवर के द्वारा बताया गया है कि गाड़ी कानपुर से आ रही थी और अचानक गदागंज थाना क्षेत्र के समीप ही जैसे गाड़ी पहुंची उसकी अचानक स्टीयरिंग जाम हो गई और जिसके कारण ये हादसा हुआ। हालांकि आपको बता दें कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और जो घायल सवारियां थी उनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उनका इलाज कराया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता विकास चौट। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में यूथ समिट का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि कल से शुरू होने वाला यूथ समिट 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें तमाम जो युवा वर्ग के प्रतिभागी हैं उनको मौका मिलेगा, वो ऐसी कमेटीज में प्रतिभाग कर पाएंगे जिसमें उनको अपनी बातों को रखने का एक अवसर मिलेगा। वाराणसी के कुलपति ने, यानी कि काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो है, यहाँ के कुलपति ने बताया कि निश्चित तौर पर ही हमारा प्रयास है कि जो युवा हैं विश्वविद्यालय के, उनको एक मंच प्रदान करें जिससे वो विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बना पाए, उनको बोलने की, उनके अपनी बात करने की जो शैली हो उसमें सुधार हो सके। साथ ही साथ लीडरशिप को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो यूथ समिट हो रहा है, इसका सीधा तौर पर एक प्रभाव जाएगा आम जनता में, आम युवाओं में, कि कैसे वो अपनी बात को एक बड़े अंतराल पर, एक बड़े स्टेज पर रख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी वाणी में भी निखार आएगा और एक लीडरशिप की जो क्षमता है उनके अंदर उत्पन्न होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूथ समिट से जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, प्रयासों को लेकर जो बदलाव आने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो आखिर कितने कारगर साबित होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ही जैसा हमने देखा कि पिछली बार जो युवा संसद हुआ था उसी के तर्ज पर इस बार यूथ समिट होने वाला है, क्योंकि
यूथ समिट में जितने भी युवा हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो PhD स्कॉलर्स हो, तो ऐसी भी लिमिट लगाई गई है जो युवा हैं सो प्रतिभाग कर सकते हैं और अपनी अपनी जो बात है वो रख सकते हैं विभिन्न कमेटीज में, चाहे वो G20 हो या फिर इंटरनेशनल प्रेस हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। बाकायदा उनको रजिस्ट्रेशन के लिए, एक पोर्टफोलियो के लिए भी वेबसाइट का उपलब्ध करा दिया गया है। वो वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर अपना नाम भर सकते हैं, उनके बाद उसको एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा जिसमें वो साफ तौर पर उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। रायबरेली में डीएम माला श्रीवास्तव ने की समीक्षा बैठक। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। आम लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं, उसी को मूर्ति रूप देने के लिए रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने भी बचत भवन में स्थित जितने भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको बुलाकर उनके साथ मीटिंग करते हुए सख्त दिशा और निर्देश उनको दिए हैं। बता दें कि रायबरेली जिला अधिकारी के तेवर भी इस समय सख्त देखे जा रहे हैं। बता दें कि जो सरकार की मंशा है कि आम लोगों तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए और वो सीधे जनता तक उस योजना का लाभ मिल सके, उसी को मूर्त रूप देने के लिए जिला अधिकारी भी पूरी तरह से कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं। बता दें कि बचत भवन स्थित हाल में जिला अधिकारी के द्वारा जिले के सभी आला अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की गई और उसमें उनके तेवर सख्त देखने को मिले। बता दें कि सभी आला अधिकारियों को उनके द्वारा हिदायत दी गई है कि अगर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके संबंधित अधिकारी को पत्र लिखते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि उनकी मंशा साफ तौर पे साफ देखने को मिली, क्योंकि वो लगातार सभी जो अधिकारी हैं, सारे विभाग के अधिकारी थे, उनको बुलाकर उनके द्वारा निर्देश दिए गए और उसमें साफ तौर पे उनके द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं बरती जाएगी और जो योजना है वो लगातार आम लोगों तक पहुंचे ताकि जो सरकार की मंशा है उस पर रायबरेली जिला भी खरा उतर सके। बता दें कि इसी मीटिंग के दौरान ही उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की भी समीक्षा की। बता दें कि उसमें जो रैंकिंग है रायबरेली जिले की उसको भी सुधारने के लिए जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो जिले की रैंकिंग है उसको भी सुधारने का प्रयास सभी करें और टीम भावना से जिले में कार्य किया जाए ताकि जिले का रैंकिंग भी बढ़ सके और जिले के आम लोगों तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जिला अधिकारी भी इस समय लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी बागेश्वर चुनाव की रणनीति पर ही अमल करना शुरू किया है, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी बागेश्वर चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी इस चुनाव को लेकर दी जाएगी ताकि इस 24 के लिए बड़ी जीत हासिल की जा सके, क्योंकि पिछले 10 सालों में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भाजपा से हर चुनाव यहाँ पर हारा है। ऐसे में बागेश्वर में जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उसी रणनीति को अपनाने का काम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर करेगा ताकि 10 साल के बाद जो जीत का जो सूखा पड़ा है कांग्रेस में वो खत्म किया जा सके। ये समझा जा सकता है कि बागेश्वर चुनाव के लिए बीजेपी ने जो तैयारियां करी हैं उन तैयारियों से इधर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है ताकि बागेश्वर के बाद 24 के इलेक्शन को जीता जा सके। कैमरामैन नसमिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम चुनावी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चुनावी मोड में नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी है। तमाम बड़े नेता अब इस मामले में अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए 2024 की तैयारियां अब जोरों शोरों पर है। इसी के साथ अन्य दलों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी हो चाहे यूकेडी, इन तमाम दलों ने भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में 2024 की पारी के लिए कवायद शुरू कर दी है। और इसके बाद बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में अशोक चड्ढा की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने इसमें खुलासा किया है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। पिछले 11 सितंबर को थाना कनखल क्षेत्र में एक सिंचाई विभाग से रिटायर कर्मचारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
जिसकी हत्या के बाद पुलिस लगातार प्रयास में थी उसके खुलासे के। आज जिसका खुलासा किया गया है, खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जो आरोपी हैं वो इस बात से नाराज थे कि डॉक्टर चड्ढा के द्वारा उनको किराएदारी से निकाल दिया गया था, जिससे नाराज होकर चारों आरोपियों ने साजिश के तहत डॉक्टर चड्ढा की हत्या की थी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। संभल में प्रेम संबंध बने हत्या की वजह, खबर पर पड़ताल कर रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चलें, एक पत्नी ने पति जो है प्यार में रोड़ा बना तो प्रेमी के साथ मिलकर के मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला जनपद संभल के एचोड़ा कंबे का है। यहाँ पर पति ने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के लिए मौत के घाट उतार दिया गया है। जब इस मामले में पति को पता चला कि दोनों में आपस में मेरी पत्नी किसी से प्रेमी के साथ मिलने जाती है, तो पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी और अड़चन बनती रही। जब इस मामले में जब पति रोड़ा बना तो पत्नी ने एक प्लान बनाया और प्रेमी के साथ मिलकर के जो है पति के लिए साजिश बना ली। किस तरीका से उसे मानना है, इसी को लेकर के प्रेमी ने साजिश मिलाने के बाद में पति के लिए दवाई लेने अमरोहा भेजा। अमरोहा भेजने के बाद में जब पति लौटकर आया तो प्रेमी ने उसके राजकुमार के लिए, जो उसका पति है पत्नी का, तो उसे जो है दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद में एक जो उसका प्रेमी है पत्नी का, उसे बुलाने के बाद में उसने एक अपना दोस्त बुलाया और बुलाने के बाद में जो खेत में ले आने के बाद में उसे फावड़े से उसके वार किया। मौके पर उसकी मौत हो गई और वहां पर गड्ढा खोदकर प्रेमी ने वहीं पर कमल सिंह को दबा दिया गया था। इस मामले में जब जो है जानकारी हुई तो उसके घर वालों ने जो रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट कराने के बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो जब एसओजी की टीम बनाई गई थी, टीम गठित होने के बाद में सर्विलांस की टीम मोबाइल के जरिए उसकी जांच की गई। तब जांच करने के बाद में खुलासा हुआ कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के लिए मौत के घाट उतारा है। जिस मामले में पत्नी से पूछताछ की गई तो हाँ, पत्नी ने स्वीकार किया और डेड बॉडी को वहां पर बरामद कर लिया गया है। तीनों आरोपियों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।